नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और चीन को लेकर जिस तरीके से भारत ने 59 ऐप्स के ऊपर बैन लगाया था, उसके बाद अभी जब डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत हुई तो चीन ने इस मुद्दे को उठाया। वजह यह थी कि अकेले टिकटॉक से चीन को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके बाद वो तिल मिला गया था और उसने ये कहा कि अब जब रिश्ते सुधारने की बात हो रही है तो भारत ने जो है बैन लगाया है उसको क्यों नहीं हटाया जाता। इस पर भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो बैन लगाया गया है भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता के साथ साथ सुरक्षा को लेकर जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उसकी वजह से लगाया गया है। भारत किसी भी हालत में किसी कंपनी को अलाउ नहीं करेगा कि वो भारत के लोगों का डाटा या उसको जो संस्करण किया जाता है या दूसरे जो स्टोर किया जाता है वो किसी अन्य देश में हो। इसको लेकर चीन ने सफाई भी दी, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि भारत इस बैन को नहीं हटाने वाला है। दरअसल चीन को ये आर्थिक झटका इन कंपनियों के माध्यम से लग रहा है और जिस तरीके से इन कंपनियों ने कहा है कि वो चीन से अपना कारोबार समेटकर हांगकांग में चली जाएंगी, क्योंकि अगर उनका बाजार खत्म हो जाएगा तो कंपनियां चलेंगी कैसे। तो इसी वजह से चीन की तरफ से ये बात की गई। हालांकि शुरुआत में चीन ने यह कहने की कोशिश की थी कि भारत ऐसा करके रिश्तों को खराब कर रहा है। अब चीन इस मामले में लगभग गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि भारत की तरफ से जो दबाव बनाया गया है, चाहे वो गलवान के एरिया में हो या पूरी LAC के ऊपर, उससे चीन को झटके पे झटके लग रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के ताइवान से रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। जापान हो, ताइवान हो या फिर दूसरे जो वियतनाम जैसे देश है वो भी अमेरिका की मदद से चीन को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब के पीछे की वजह यही है कि पूरी दुनिया ने अब देख लिया है कि इस ड्रैगन की हेकड़ी निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको इसी की भाषा में जवाब दिया जाए और इसकी जो गीदड़ भभकी है उसमें आने की जरूरत नहीं है। इसकी धमकी के बजाय आप इसको अपनी ताकत के द्वारा ही दबा सकते हैं। और इसके बाद चीन पूरी तरीके से पीछे हटा। उसने चाहे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हो, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हो, इन सभी इलाकों को चरणबद्ध तरीके से खाली कर दिया। वो पीछे चला गया। जो बफर जोन का पहले से समझौता था उसको मानने पर चीन राजी हुआ। तो ये भारत के लिए एक बड़ी जीत थी और उसी के तहत भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया कि 72,000 SIG स्वार असॉल्ट राइफल्स का अब खरीद का एक समझौता अमेरिका के साथ किया गया है, जिसके तहत 72,000 SIG स्वार 716 राइफल्स आएंगी। और इन राइफल्स की खासियत ये है कि अभी तक जो आर्मी असॉल्ट राइफल इस्तेमाल कर रही है उसका जो कारतूस है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इस असॉल्ट राइफल का कारतूस भी बड़ा है। उसके अलावा इसकी जो सक्षमता है या इसकी जो एक्टिविटी है वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ठंडे इलाकों में हो सकती है। ये वो राइफल है जिसको यूरोपियन सेनाएं, अमेरिकी सेनाएं बड़े चाप से इस्तेमाल करती हैं और बहुत ही ज़्यादा मारक होने की वजह से ये आज सेना की ज़रूरत बन गई है। इसको लेकर 2017 में ही भारत ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन LAC के ऊपर जिस तरीके से गलवान में ये विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, उसके बाद इस हल्की और असॉल्ट राइफल को जल्दी से जल्दी भारत लाने का समझौता हो गया। इससे पहले हल्की जो मशीन गन होती है जिसको आसानी से एक सैनिक लेके दौड़ भी सकता है, उनका भी सौदा हुआ और 40,000 करीब हल्की मशीन गन, और उसके अलावा कार्बाइन्स का भी सौदा हुआ जो कि असॉल्ट कार्बाइन होती है जिसमें एक साथ काफ़ी गोलियों की मैगजीन आ सकती है। तो ये भारतीय सेना को दिनों दिन मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। और इसमें जो SIG स्वार असॉल्ट राइफल है इसकी एक खासियत ये भी है कि इसको आप ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल वे से भी इससे फायर कर सकते हैं। इससे आप नज़दीकी फायर भी कर सकते हैं और बहुत दूरी तक का फायर हो सकता है। यानी कि ये हर तरीके से दुश्मन को मार गिराने में कामयाब है। अभी इंसास राइफल को भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही थी जो कि भारत में निर्मित है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि ठंडे इलाकों में कभी कभी उसकी जो मैगजीन है वो जाम हो जाती है, कभी कभी कारतूस अटकने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से अब ये आधुनिक राइफल भारतीय सेना को दिए जाएंगे जो कि LAC पर तैनात होगी। इसके अलावा AK सीरीज की जो AK-203 जो गन है उसको भी बनाने का काम भारत के अमेठी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री लगी है, जिसके जो कि रूस के सहयोग से AK-47 और AK-56 की श्रेणी की एक बेहतर राइफल है वो उसको बनाने का काम चल रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री डिवीज़न है उसके पास इतना मारक हथियार हो कि वो दूर से ही दुश्मन को देखकर उसको मौत की नींद सुला सके। तो ये सारी तैयारियां भारत इसलिए कर रहा है कि चीन के साथ, हालांकि अभी विवाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, लेकिन चीन की जो फितरत है, चीन जिस तरीके से चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ऐसा है
कि शायद चीन फिर से ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो कभी रूस की तरफ दबाव बनाता है, कभी भारत की तरफ, और उसे ऐसा लगता है कि 1962 में भारत के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें चीन की थोड़ी सी बढ़त हासिल हो गई थी चीन को। वजह यह थी कि भारत का उस समय का प्रधानमंत्री चीन के पूरी तरीके से दबाव में था या फिर उसके प्रभाव में था। लेकिन आज भारत की सरकार न तो चीन के दबाव में है न प्रभाव में है, तो इस वजह से चीन को ऐसा लगता है कि वो कोशिश करके देख सकता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होगी। इसकी जो संकेत हैं भारत की तरफ से बार बार दिए जा रहे हैं और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन पीछे हटा है, बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भारत अभी भी सतर्क है। भारत अपनी सतर्कता को नहीं छोड़ेगा क्योंकि चीन इसी तरीके की चालें चलता है। 1962 में भी यही हुआ था कि चीन ने नेहरू के कहने से कुछ चीज़ें मान ली थी और उसके बाद में लापरवाह होकर अपनी अय्यासियों में लिप्त हो गए, तो उसके बाद चीन ने आक्रमण कर दिया था। लेकिन इस बार चीन का पाला एक नए भारत से पड़ा है जो ताकत और सैन्य शक्ति में चीन से कहीं भी कम नहीं है। हालांकि भारत में तमाम चैनल, तमाम जो पत्रकार या पार्टी के बंदे जो हैं, राहुल गांधी टाइप के अधेड़ उम्र के कुछ पूर्व युवा अध्यक्ष, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चीन ने बढ़त हासिल कर ली थी, भारतीय सीमाओं को कब्जे में कर लिया था। लेकिन चीन दूसरी तरफ ये कहता है कि जो स्थिति थी वो हमने बहाल कर दी है, बल्कि भारत ही अब चीन पर दबाव बना रहा है, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, जिसको टालने के लिए या जिसको खत्म करने के लिए चीन कोशिशों में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीन जिस तरीके से नेपाल को बढ़ावा देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनकी सरकार संकट में आई और उसको लेकर चीन के दबाव में नेपाली सरकार ने भारत के तमाम चैनलों को नेपाल में बैन कर दिया था। लेकिन अब उस बैन को भी नेपाल सरकार हटाने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि नेपाल की जो ज़्यादातर जनता है वो भारतीय चैनलों को देखती है। और जिस तरीके से भारतीय चैनलों ने चीन की राजदूत हाउ यांकी के जो पूरा रोल रहा था, जो भूमिका रही थी नेपाल की राजनीति में हाल के पिछले 1-1.5 महीने में, उसको रेखांकित किया था और ये कहने की कोशिश की थी कि ये सब हाउ यांकी के माध्यम से चीन करा रहा है। इसी वजह से ये चैनल बैन किए गए थे। अब नेपाल ने ये कहा है कि हमने कुछ आपत्तिजनक स्थितियों की वजह से इन चैनल्स को बैन किया था, लेकिन अब दर्शकों की मांग पर इस बैन को हटाया जा रहा है। पर कुछ चैनलों पर यह बैन रहेगा जो इस तरीके की आपत्तिजनक जो दृश्य हैं वो दिखा रहे हैं या समाचार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल ने भारत के डीडी को बैन नहीं किया था, यानी कि जो दूरदर्शन का चैनल है उसको नेपाल ने बैन नहीं किया था। इसका साफ संकेत ये है कि नेपाल जो कुछ कर रहा था चीन के इशारे पर, लेकिन उसके बाद उसे पता है कि भारत के साथ वो संबंधों को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता है। इसका एक दूसरा उदाहरण तब मिला जब केपी शर्मा ओली ने अमिताभ बच्चन के अस्वस्थ होने पर, कोविड-19 का शिकार होने पर उनको संवेदनाएं व्यक्त की और ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ही स्वस्थ होंगे और उनका बेटा भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये साफ संकेत दिखाता है कि कितना भी हाउ यांकी के दबाव में केपी शर्मा ओली हो, उसके बावजूद उन्हें अपनी स्थिति पता है, उनकी भारत पर निर्भरता पता है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिनों के बैन के बाद भारतीय चैनलों से बैन भी हटाया और उसके बाद भारत के प्रति अपनी नरमी बढ़ती। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और उसमें ये कहा गया है कि भारत में नेपाल के 20 से 30 लाख लोग काम करते हैं, उसके बावजूद नेपाली सरकार उनको विदेश में काम करने वाला नहीं मानती है, जिसकी वजह से उनको ना इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल पाता है ना ही नेपाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का। जबकि नेपाल में जो रेमिटेंस प्राप्त होता है दूसरे देशों में वो सबसे ज़्यादा भारत से ही प्राप्त होता है और इसका जो एक आंकड़ा है वो 126 अरब रुपए का पिछले साल का था। तो इतनी संख्या में विदेशी मुद्रा नेपाल को प्राप्त हो रही है, इतनी आमदनी हो रही है, उसके बावजूद ये अपने उन नागरिकों का, अपने जो नेपाली मूल के लोग हैं उनका कोई कल्याणकारी योजना नहीं चलाता है, उनके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करता है, जो कि सोचनीय है। इस पर नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार से जवाब मांगा है। यानी कि आप देखिए एक तरीके से नेपाल के लोग भी नेपाली सरकार पर दबाव बना रहे हैं और वो इसे आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल में आज जो लोग खा पी रहे हैं या उनके जो विकास है उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत का है। भारत से जो लोग पैसा कमाकर अपने देश को भेजते हैं उससे नेपाल में बहुत से विकास कार्य होते हैं और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बात को केपी शर्मा ओली भी समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो चीन का हाथ उन पर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के अंदर जब नया संविधान लागू हुआ और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, उसमें यह तय हुआ था कि दोनों ही पार्टियां जो मिलकर एक हुई थी उनका एक एक बारी बारी से प्रधानमंत्री रहेगा। तो उस स्थिति में प्रचंड
का अब प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है। प्रचंड या उनके जो ग्रुप के दूसरे लोग हैं उसको लेकर अब नेपाली प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के मूड में नहीं है और उन्हें यह लगता है कि हाउ यांकी नाम की चीन की राजदूत उनको बचा लेगी। लेकिन स्थितियां जितनी तेजी से बदल रही हैं और केपी ओली अब जिस तरीके से अपने कई फैसलों में पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि केपी ओली अब पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से भारत के साथ रिश्तों को खराब करके तो नेपाल में प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड ने भी कह दिया था कि भारत के साथ जो राजनीतिक संबंध बिगाड़े गए हैं, न उनकी जरूरत थी और ना ही कोई उनको वो आवश्यकता थी। तो इस तरीके की बातें अगर उनकी खुद की पार्टी के लोग कर रहे हैं, राजनीति अलग एक चीज़ है, लेकिन देश का जो हित है वो नेपाल के चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे वहाँ की कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी मधेसी पार्टियाँ हों, वो सभी जानते हैं कि भारत के साथ संबंधों को मधुर रखकर, बेहतर रख के ही वो आसानी से अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं। अन्यथा जैसी कि एक अभी रिपोर्ट आई है कि चीन की ये प्रक्रिया रही है कि जो कमज़ोर देश होते हैं वहाँ पहले वो निवेश करता है और उसके बाद वहाँ के भ्रष्ट नेताओं को रिश्वत देकर चीन अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे अपने हित के काम कराता है, जैसा कि उसने पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान में पहले इमरान खान को पैसा दिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान में CPEC बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार अब चीन के चंगुल में फंस चुकी है। वही कोशिश चीन अब नेपाल में कर रहा है और इसको लेकर एक यूरोप की रिपोर्ट छपी है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये चीन का पुराना हथकंडा है जिसको अब आक्रामक रूप से शी जिनपिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को अब नेपाल के लोग भी समझने लगे हैं और यही वजह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो बैन लगाया था भारतीय चैनलों पर उसको वापस ले लिया है। उसके बाद वो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर बात की, उससे भी लगता है कि वो भारत के साथ रिश्तों को अब बहुत ज़्यादा बिगाड़ने की नहीं सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।